नमस्कार साथियों, आज बिहार सिविल कोड का सेट प्रैक्टिस 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की 2 और वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएंगे तो वहां आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी उन वीडियो के देख सकते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको हर कैटेगरी का वीडियो मिल जाएगा। तो आप यदि बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं, चाहे वो क्लर्क या कोर्ट रीडर या फिर स्टेनोग्राफर या फिर चपरासी के लिए फॉर्म भरे हैं, तो सभी का सिलेबस एक है, तो सभी के लिए सेट प्रैक्टिस भी एक ही है। तो आप इस चैनल पर सेट प्रैक्टिस रेगुलर बना सकते हैं। तो इस सेट प्रैक्टिस में जो है आपका सारे विषयों को इंक्लूड किया गया है: हिंदी, अंग्रेजी, जीके, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो इस सेट में आपको सभी टॉपिक का कंटेंट मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन था शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए चलते हैं सेट की ओर। पहला क्वेश्चन में लिखा है, तमस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भीष्म साहनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तलघड़ पद में कौन सा समास है? तो तलघड़ में आपका जो है कर्मधारय समास है। तलघड़ को जब आप तोड़ेंगे तो इसका किस रूप में आप तोड़ेंगे? तल में है जो घर, तो हमारा इस रूप में टूटेगा, तल में है जो घर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्मधारय। नेक्स्ट, अष्ट धातु में कौन सा समास है? देखिए, अष्ट धातु में अष्ट जो है आपका संख्यावाची वर्ड है। जब संख्यावाची शब्द रहता है तो वो हमारा द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास में क्या है? सहचर वर्ड होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, इस तरह से जुड़वा शब्द रहेगा तो समझिएगा कि वह द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? जब गगनचुंबी को आप तोड़ेंगे तो इसको किस रूप में तोड़ेंगे? गगन को चूमने वाला। तो इसमें देखेंगे कारक का चिन्ह को आ रहा है। इसके पहले वाले सेट में भी आपको हम कारक के बारे में बताए थे, तो आप उस वीडियो में भी जाएंगे तो आपको कारक के बारे में पता चल जाएगा कि कारक क्या है और उसका कौन कौन सा विभक्ति होता है। तो इसमें कारक का चिन्ह को आ रहा है, इसलिए ये जो है आपका तत्पुरुष समास है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो इसका अर्थ हो जाएगा क्रोध हो जाना बहुत जल्दी से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 6 नंबर देखेंगे, जो बहुत गहरा हो शब्द के लिए जो है एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है अगाध, ऑप्शन ए। यही सही वर्ड है, ये आपका सही आगाध नहीं होता है, अगाध होता है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सकी हो, तो उसके लिए क्या एक वर्ड आएगा? तो ओ सूर्य पश्या, जो कभी सूर्य ना देखा हो। नेक्स्ट, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का कौन सा चिन्ह है? तो अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो इसका उत्तर आप आराम से बना लेंगे। तो यहाँ देखिए कारक का चिन्ह जो है आपका के लिए आया है, तो इसमें कौन सा होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान का चिन्ह दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। नेक्स्ट, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहले इन चारों के बारे में समझ लेते हैं कि अलंकार में इसमें क्या क्या परिभाषित रूप से अलग कर सकते हैं। तो उपमा अलंकार के बारे में पहले हम समझते हैं कि उपमा अलंकार क्या है। तो उपमा अलंकार में जो है आप किसी वस्तु का तुलना किसी अन्य वस्तु से करते हैं। जैसे अगर हम इसमें कह सकते हैं कि मेरी बहन चंद्र जैसा है, अर्थात चंद्रमा समान है, तो मेरी बहन का सुंदरता आप चंद्रमा से अगर हम करते हैं तो वहाँ हम तुलना कर रहे हैं कि चंद्रमा के समान है, तो इसको हम कहेंगे उपमा अलंकार। ठीक है। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है आपका कि
दो वस्तुओं के बीच का तुलना होता है और उसमें से एक का गुण दूसरे के गुण से कोई कनेक्ट नहीं होता है, उसी को हम अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें देखिए बोला गया, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। मतलब अगर आप अच्छे आदमी के संगत में हैं और आपका विचार ही अंदर से बुरा है तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अनियोक्ति अलंकार। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनियोक्ति अलंकार। इसके बारे में समझते हैं। सौहोक्ति अलंकार क्या है। सौहोक्ति अलंकार में होता है कि कोई भी दो गुण साथ साथ चलता है। जैसे हम ये कह सकते हैं, उसे देखते ही हमारी सुंदरता याद आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारी सुंदरता तो याद आई ही है, साथ साथ में वो भी सुंदर जिसे हमने देखा है तो उसकी भी सुंदरता अच्छी है और हमारी भी सुंदरता अच्छी थी। तो यहाँ एक बात कहने से दोनों की सुंदरता का पता चलता है। तो इसमें क्या हुआ, एक ही सेंटेंस से दोनों का सुंदरता का साथ साथ बोध हुआ। तो इसको कहेंगे सहयोक्ति अलंकार। सह माने साथ साथ। और अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी बातें कर रहे हैं तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। जैसे मान लिया जाए आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है और आपकी तुलना धोनी से कर दी जाए कि आप तो बहुत अच्छा छक्का मारते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या है कि आप खेलना नहीं जान रहे हैं लेकिन आपको बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। तो जहाँ पे आपको बढ़ा चढ़ा कर बोला जाएगा तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो 10 नंबर का जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबा दें, तभी आने वाला वीडियो जो है आपके पास नेक्स्ट टाइम मिलता रहेगा और इस पर प्रतिदिन वीडियो अपलोड होता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। 11 नंबर सवाल में बोला गया कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए इसमें स्त्रीलिंग वर्ड जो है आपका सूचना है। इसका जब अगर सेंटेंस हम बनाते हैं तो इसका सेंटेंस हम क्या बनाते हैं, उसे सूचना मिली है कि आज विद्यालय बंद है। तो सूचना हमारा जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें जो है हर एक सवाल का एनालिसिस किया जाएगा तो और आपकी तैयारी अच्छी भी हो जाएगी। तो आप वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। नेक्स्ट सवाल में आप देखेंगे बोला गया है वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनिल। इसका और भी एक्स्ट्रा वर्ड है पर्यायवाची, जैसे हवा हो गया आपका, पवन हो गया आपका, समीर हो गया, मारुत हो गया, पवनाम हो गया, समीरंजन हो गया, स्पर्श हो गया, बयार हो गया। अब गाना भी सुने होंगे, पूर्वी बयार बहती है, तो वही बयार है। तो बयार भी जो है आपका हवा या पवन का पर्यायवाची वर्ड है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है कि सकर्मक क्रिया कौन है। पहले हम जानते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया तो आप जानते हैं कि कोई भी काम होना क्रिया कहलाता है, जैसे पढ़ना, हंसना, गाना, पीना, रोना क्रिया है। तो क्रिया का दो भेद होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया में जो है आपका कर्ता और कर्म इंक्लूड रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ ज़रूर रहेगा, तब आपका सकर्मक क्रिया होगा। और अकर्मक क्रिया में जो है सिर्फ कर्ता रहेगा और क्रिया रहेगा। क्रिया तो ऐसे सब में होता ही है, इसमें कर्ता रहेगा, कर्म। अकर्मक में कर्म नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं सकर्मक में कर्ता और कर्म कहाँ कहाँ है। देखिए पहला ऑप्शन में देखिए राहुल कर्ता है, केला कर्म है, क्रिया तो रहेगा ही ऑल टाइम, खाया। तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों मिल गया, कर्ता भी मिल गया, कर्म भी मिल गया। तो इस अनुसार से सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखिए गाड़ी चलती है, यहाँ पे कर्ता है गाड़ी लेकिन कर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से ऑप्शन सी में है, उसी तरह से ऑप्शन डी में है, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे
हिमालय के लिए संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिम जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये तो आसान सवाल था। 15 नंबर सवाल देखेंगे, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो पिछले सेट में भी इस तरह का सवाल आया था, जहाँ कि मैंने आपको बता दिया है कि घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन है, और अल्पप्राण और महाप्राण कौन सा है। तो इसका जवाब आप खुद से ढूंढ लीजिए। इसका सही उत्तर वैसे अघोष वर्ण जो है आपका शुरू वाला 2 लेटर अघोष होता है, जैसे क, ख, ग, घ, र। इसमें शुरू वाला 2 लेटर अघोष होगा। इसी तरह से च छ जो जब लिखेंगे तो च और छ क्या होगा? अघोष होगा, बाकी तीनों सघोष होगा। तो यहाँ पे च क्या हो जाएगा? अघोष वर्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। पिछले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्रम वाइज, क्योंकि हम जो है आपको हर तरीके से पूरी प्रयास रहता है कि आपको हर कंटेंट आपको अच्छी तरह से समझा दे, एक भी चीज़ ना छूटे, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आपका छूटता है, समझिए आप वहाँ 1000-2000 लड़के से पीछे हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभ जोड़ इच्छा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो किस चीज़ में टूटेगा? नीतियों में निपुण। इसमें देखिए में आया तो कारक का चिन्ह में है, अर्थात अधिकरण में आता है, तो यह आपका जो है तत्पुरुष समास हो गया। 17 का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये तो आपका जीके है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये तो आपको मालूम ही होगा। 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, और 22 भाषा में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उर्दू भाषा का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पहले यहाँ चारों ऑप्शन के बारे में समझ लीजिए कि इससे बनने वाला किसी भी तरह का यदि एग्जाम में सवाल आता है तो आप आसानी से छांट लीजिएगा। पहले समझिए कि सार्थक शब्द क्या होता है। सार्थक शब्द वह शब्द होता है जिससे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है कि हाँ इसके बारे में कहा जा रहा है और उससे हम ये चीज़ समझ रहे हैं। जैसे कलम, कलम एक क्या है? सार्थक शब्द है। पेंसिल, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। जैसे इसमें बोल देंगे जोमो को, जैसे जमक लिख दिए, तो ये क्या सार्थक शब्द है? नहीं है, क्योंकि इससे कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये किस वर्ड के लिए बना है या किस वस्तु के इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह का वर्ड गलत हो जाता है, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। ये आप समझ गए। अब समझेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वैसा शब्द है जिसका कि खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे नाक, नाक है, नाक को हम यदि खंड करेंगे, क्या तोड़ेंगे? ना जोड़ क, इसका खंड जब तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिसका अर्थ ना निकले उसके हम रूढ़ वर्ड कहते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है आपका योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ से पहले हम यौगिक शब्द समझ लेते हैं, तब योगरूढ़ समझेंगे। यौगिक शब्द में क्या होता है कि जब शब्द का खंडन होता है तो पता चलता है कि ये शब्द का अर्थ निकल रहा है। जैसे विद्यालय, विद्यालय को जब आप तोड़ेंगे, ये थोड़ा टच पेन कभी कभी काम नहीं करता है तो कुछ कुछ वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा पाता है, तो आपको जो हम बता रहे हैं ध्वनि पर आप ध्यान देंगे। विद्यालय को जो आप तोड़ेंगे क्या लिखेंगे? विद्या जोड़ आलय। यहाँ विद्या का भी अर्थ हो रहा है और आलय अर्थात घर भी हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? यौगिक वर्ड हो गया। ठीक है, अब योगरूढ़ शब्द समझेंगे। योगरूढ़ क्या होता है? योगरूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिसका कि कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे कि तोड़ेंगे, जैसे पीताम्बर जैसे बोलते हैं, तो पीताम्बर का अर्थ होता है विष्णु जी, तो इसको हम क्या कहेंगे? योगरूढ़ कहेंगे। अब आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गया, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। क्या बोला गया है यहाँ? 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका यौगिक। अभी जैसे विद्यालय में 2 शब्द सार्थक मिल रहा था, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका यौगिक। इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला। राजपूत,
राज प्लस पुत्र। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे बोला गया अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अंगारों पर लौटना का जो है अर्थ हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं या सह रहे हैं, तो ईर्ष्या में व्यथित होना। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सेक्शन आपका इंग्लिश का है। 21 से 23 में बोला गया है वन वर्ड देना है। बोला गया है हैविंग और शोइंग नो इमोशन, मतलब कि सहानुभूति या हाव भाव शरीर से ना दिखाना, उसको क्या कहते हैं। एपैथी, उदासीनता, इसमें कोई हाव भाव नहीं होता। इसका सही उत्तर हो जाएगा एपैथेटिक। अब देखिए इन सभी का ऑप्शन का हिंदी समझ लेते हैं। इम्पैथिक और सिंपैथी, इसका अर्थ क्या होता है, सहानुभूति। और कंपनसिनियट का अर्थ होता है सहानुभूति। ये तीनों का एक ही मीनिंग है, एपैथेटिक यहाँ उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। इधर ऑन लिखा हुआ है जो कि कम दिख रहा होगा। तो जो जानवर जो है पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एम्फीबियन, उभयचर। सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन में दिया गया है कार्निवोर, इसका अर्थ होता है मांसाहारी। हार्बीवोर, हार्बीवोर का अर्थ होता है शाकाहारी, घास फूस खाने वाला, साग सब्जी खाने वाला। मैमल का अर्थ होता है आपका स्तनधारी, स्तनधारी जीव उसको कहते हैं जो बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट, एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। बोला जा रहा है कि आप कोई पत्र लिखते हैं तो उसके आखिरी में सिग्नेचर करने के बाद जो जगह छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, या रिमार्क के रूप में एक्स्ट्रा जगह छोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, पुनश्च। इसका शुद्ध वर्ड होगा हिंदी में पुनश्च, ऑप्शन बी। एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षेपण, संक्षिप्त रूप करना। सॉल्यूशन का अर्थ होता है अभिवादन। अटैचमेंट का होता है संलग्न करना। ठीक है। नेक्स्ट, वैसे आप इंग्लिश का और भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये सारे इंग्लिश जो है लगभग एसएससी के इंग्लिश से मैच करता है, तो इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट अगर चेकआउट करते हैं तो वहाँ भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और यदि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर शुरुआत से सिखाया जाएगा। इसमें देखिए बोला गया है 24 से 26 नंबर में अपोजिट मीनिंग देना है। गैलेंट, GALLANT, गैलेंट का अर्थ होता है भव्य, शानदार, खतरनाक। तो इसका अपोजिट देना है उल्टा, तो कोवार्डली हो जाएगा, डरपोक। देखिए करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस का अर्थ होता है साहसी, निर्भीक। वैलिएंट का भी यही अर्थ है, हेरोइक का भी यही अर्थ है, साहसी, निर्भीक। अगर आप पबजी या फ्री फायर वगैरह खेलते होंगे, जब लेवल बढ़ जाता है तो उसमें एक लेवल आता है हेरोइक, तो आप उसमें से समझ सकते हैं कि हेरोइक का जब बंदा रहता है वो मार धाड़ बहुत तगड़े तरीके से करता है, वो बहुत निडर तरीके से करता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। हर्टी, हर्टी का अर्थ होता है HEARTY, हार्ट में समझते होंगे आप दिल, हर्टी का अर्थ होता है दिल का मिलान, मतलब दिल मिलने वाला, अर्थात सौहार्द, अच्छा विचार वाला, मिलनसार। इसका उल्टा आपको देना तो एलूफ हो जाएगा। एलूफ का अर्थ होता है अकेला या एकांतवासी। कॉर्डियल का अर्थ होता है आपका सौहार्द, प्रेम पूर्वक। रोबस्ट का अर्थ है कड़ा, रुक्ष। वार्म का अर्थ जान रहे हैं आप, गर्म। इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर सवाल देखेंगे। रेन, REIGN, रेन, रेन का अर्थ होता है प्रभुत्व करना, शासन करना, अधिकार क्षेत्र में रखना। तो इसका उल्टा आपको देना तो हो जाएगा इल्ड, समर्पण। मैनेज आप जान रहे हैं, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, गवर्न, शासन करना। नेक्स्ट, देखिए 27 से 29 नंबर में बोला गया है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग देना है, अर्थात सिमिलर वर्ड आपको चुनना है। यहाँ बोला गया है चौक,
चौक का अर्थ होता है गला घोटना या अवरोध करना या रोक देना। तो इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग कौन हो जाएगा? ब्लॉक, रोक देना या गला घोट देना। चॉप का अर्थ होता है काटना, जैसे आलू वगैरह काटते हैं तो उसी को कहते हैं चॉप। स्लैश का भी अर्थ वही होता है काटना छाँटना। और हैक का अर्थ होता है चाकू से काटना। नेक्स्ट, मार्वेलस। मार्वेलस का अर्थ होता है शानदार या आश्चर्यजनक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंडरफुल। डेंजरस का अर्थ खतरनाक, चाइल्डिश का अर्थ बचपना, इनोसेंट निर्दोष। नेक्स्ट, डिसरप्ट। डिसरप्ट का अर्थ होता है तितर बितर, तितर बितर। ठीक है, तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा आपका साइन ऑफ डिस्टर्ब, ऑप्शन सी। डिस्कस का अर्थ आप जान रहे हैं, बात विचार करना, चर्चा करना। डिसएग्री असहमत, एग्री मतलब सहमत होना, डिसएग्री मतलब असहमत, सहमति नहीं है। डिसग्रेस, डिसग्रेस का अर्थ था अपमान करना। नेक्स्ट, 30 से 32 नंबर सवाल में बोला गया है, फ्रेज दिया गया है, फ्रेज का सही अर्थ बताना है। बोला गया शी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेसलिफ्ट। तो इसका सही अर्थ होता है पेइंग थ्रू द नोज, मुँह मांगी रकम देना। ठीक है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, आपका सही उत्तर होगा पेइंग टू मच, आवश्यकता से ज़्यादा पैसा पेड करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसमें देखिए आप समझ के भी आंसर ढूंढ सकते हैं। बोला गया कि घोड़े को जो है बैलगाड़ी के पहले रख दो, मतलब क्या उल्टा पुल्टा काम कर दो, मतलब पहले रख दो मतलब उल्टे तरीके में काम कर दो। ऑप्शन नंबर ए, डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से काम करना। नेक्स्ट, एग ऑन। एग ऑन का अर्थ होता है उकसाना, प्रेरित करना। जिसका सही अर्थ हो जाएगा आपका अर्ज, ऑप्शन ए। हिंडर का अर्थ होता है बाधा। डैम्पेंड का अर्थ होता है आपका निरुत्साहित करना या हतोत्साहित करना। डिस्करेज समझ रहे हैं, हतोत्साहित करना। नेक्स्ट, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो एक वर्ड को आपको समझ के भरना है। बोला गया दोज हु ब्लैंक ऑफ देयर रिचेज आर नॉट ट्रूली रिच। मतलब इसमें जो है भरिएगा आप, क्या भरेंगे आप? वैसे भी देखिए ऑफ जो है प्रीपोजिशन ऑल टाइम बोस्ट ऑफ लेता है। अगर आपको प्रीपोजिशन से याद रहता है कि बोस्ट ऑल टाइम ऑफ लेता है, तो यहाँ पर बोस्ट आप आराम से भर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा अर्थ भी समझ लेते हैं, क्या बोस्ट भरना सही रहेगा या गलत। बोला कि वो सब आदमी जो कि डिंगबाज होता है वास्तव में क्या होता है? अमीर नहीं होता है। एकदम बिल्कुल सही सेंटेंस बैठ रहा है। तो इसका सही उत्तर ही है। अनाउंस करता था, घोषणा तो करता नहीं है। प्रिटेंड, बहाना तो बनाता नहीं है। क्लेम तो होगा नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल में देखेंगे, बोला गया है दे ब्लैंक ए सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉय। सेपरेट केबिन का क्या किया? अलॉटेड किया मतलब आवंटित किया, एसर्टेड सहमति दिखाया, ऑन अपना बनाया, अपॉइंटेड लागू किया। इसका सही है कि आवंटित किया। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ALLOTED, अलॉटेड। नेक्स्ट, आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू ब्लैंक फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। कह मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं कि फ़ोटोग्राफी को है सीरियस तरीके से शौक बना लें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
कोई भी आप अगर लक्ष्य पीछा करते हैं या उसको पूरा करना चाहते हैं तो उसके अर्थ में परस्यू का इस्तेमाल होता है, लक्ष्य पीछा करना। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका परस्यू। असिस्ट का अर्थ होता है सहायता, अनटाई, UNTIE। अनटाई का अर्थ होता है आपका खोलना या उतारना। जैसे टाई बांधे बगैर हैं तो उसको जब खोल देते हैं उसको अनटाई कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वाज ब्लैंक एनीथिंग इन द फ्रिज। देखिए, बोला मैं भूखा था लगभग रात्रि को, तो फ्रिज में क्या है, कुछ भी नहीं मिला या मुश्किल से मिला। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका हार्डली। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर, वनली का सिर्फ समवॉट कुछ भी। तो यहाँ पे हार्डली सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, न्यूटन डिस्कवर्ड द ब्लैंक ऑफ द ग्रेविटी वाइल वाचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। तो न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम को क्या किया, सिद्धांत दिया, अर्थात प्रिंसिपल हो जाएगा। डिस्कवर्ड माने खोजा, तो ग्रेविटी का प्रिंसिपल का क्या किया, खोज किया, अर्थात उसका सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसमें देखिए कोड तो होगा ना, थेसिस का अर्थ होता है सिद्धांत, लेकिन जब कोई साइंस में इस तरह का बात होता है, किसी तर्क पर सिद्धांत दिया जाता है, तो वहाँ पे हम थेसिस का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे हम प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं। थेसिस का भी अर्थ सिद्धांत होता है, लेकिन इसका सब साइंस में प्रयोग नहीं होता है। ये लेक्चर, भाषण, इस सब में थेसिस का प्रयोग हो सकता है, यह होता है। नेक्स्ट, बिलीफ का अर्थ होता है विश्वास करना। इसमें देखेंगे बोला गया मिस स्पेल्ट वर्ड, 38 से 40 नंबर में गलत वर्ड आपको चुनना है। तो इसमें कौन सा गलत वर्ड होगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए थ्रीटेंड, थ्रीट माने क्या होता है, धमकाना। थ्रीट का स्पेलिंग कैसे होता है, THREATENED। यहाँ पे देखिए आर के बाद ई है, ई के बाद ए नहीं दिया गया है, यहाँ पर यही चीज़ गलत हो गया। तो इस अनुसार से ऑप्शन सी सही, ए सही है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, बाइंग, बॉक्सिंग, बाउंसिंग। देखिए बिगिनिंग आपका गलत है, यहाँ पे जो है BEGINNING होगा, यहाँ पे NN होगा, तब सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। नेक्स्ट, कैपिलरी, एक्जुलरी, कोरोलरी, एंसिलरी, ये सब में से कौन सा गलत मीनिंग है। तो एक्जुलरी कैसे होता है, AUXILIARY, यहाँ डबल एल नहीं होगा, एक एल के बदले आई होगा, बाद वाले एल के बदले, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में जो है आपका जीके है, जीके को जानेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। पहले खुद से सेट बनाना पड़ता है, उसके बाद जो एरर पार्ट है उस पर एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद उसको सही किया जाता है, उसके बाद फिर वीडियो अपलोड किया जाता है, उसके बाद फिर से रीचेक किया जाता है, तब आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आपको 1% का भी एरर इस वीडियो में ना मिले और आपकी तैयारी जो 100% प्रमाण के साथ सही हो। देखिए 40 नंबर 1 सवाल में बोला गया है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब पेश किया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का क्या पूरा नाम होगा। जिसका सही उत्तर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
इसमें बोला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। तो देखिए इसमें जो संदूर राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में नहीं है, ये आपका पाकिस्तान में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कर्नाटक में है। दाचीगाम आप जान रहे जम्मू कश्मीर में है। अब बाल पराक्रम जो है मेघालय में है। नेक्स्ट इसमें बोला गया क्या हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो है 1938 में हुआ था, तो हरिपुरा किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है गुजरात। देखिए हरिपुरा 1938 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1939 में जो है त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का कितना अधिवेशन किया? 2 अधिवेशन किया, एक 1938 में, दूसरा 1939 में, जो कि त्रिपुरी में किया था। इसमें जो है कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया, जिसके कारण इन्होंने 1939 में इस्तीफा भी दे दिया और बाद में इसने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की, तो आपको बताना है 1939 ईस्वी में। इससे एक संबंधित सवाल और भी बनता है, आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किसने किया, यह गठन किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज बोला जाए, फौज, तो हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस। और आज़ाद हिंद सरकार बोला जाए तब आप बताइएगा सुभाष चंद्र बोस। अगर इसको ट्रिक बनाते हैं तो देखिए रास बिहारी बोस के नाम में बिहारी है, तो इसका ट्रिक यह है, बिहारी गया फौज बन, बिहारी फौज में और चंद्र कार में। आज़ाद हिंद सरकार, सरकार का कार ले लिए, अब फौज हो गया बिहारी, तो बिहारी फौज में और चंद्र कार में। इस तरह से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया है टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, किससे संबंध है? इसका सही उत्तर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त से कौन संबंधित है? कर्नवालिस। महालवाड़ी बंदोबस्त से कौन से संबंधित है? हाल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी का कौन है? हाल्ट मैकेंजी। थोड़ा सा जान लीजिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त में हुआ क्या था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जो है कंपनी सीधा किसान को बोला कि आप किसान, हम आपको ही ज़मीन देंगे और आपसे ही डायरेक्ट लगान लेंगे, इस बीच में कोई ज़मींदार वगैरह नहीं रहेगा। तो ज़मीन का आपको जो है 50% टैक्स अर्थात आधा उपज का हिस्सा आपको देना होगा। तो उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये नियम था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपका सबसे पहले मद्रास में शुरू हुआ था और 1792 ईस्वी में शुरू हुआ था। कितना में? 1792। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में शुरू हुआ था। और महालवाड़ी बंदोबस्त जो है आपका 1819 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1819 ईस्वी में शुरू हुआ था। और अस्थाई बंदोबस्त जो है इसका एक और नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त। क्या नाम है? इस्तमरारी। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अस्थाई बंदोबस्त नाम ना देकर इस्तमरारी बंदोबस्त दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप समझिएगा कि सेम चीज़ है। और ये अस्थाई बंदोबस्त का जो स्थापना हुआ था 1793 में हुआ था कर्नवालिस के द्वारा। और ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में, रैयतवाड़ी मद्रास में, और ये जो है उत्तर भारत में महालवाड़ी हुआ था। और महालवाड़ी जो है सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें टैक्स जो है 90% लिया जाता था। और अस्थाई बंदोबस्त में जो है बीच में ज़मींदार कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता था और किसान से उपज लेकर ज़मींदार लेता था ज़मीन, फिर ज़मींदार जो है कंपनी को टैक्स देता था। नेक्स्ट
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। ये देखेंगे बौद्ध संगति, समय, स्थान, शासक, अध्यक्ष। पहला बौद्ध संगति आपका 483 में हुआ, राजगिरी में हुआ था। अजातशत्रु शासक था उस समय, महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। इसी तरह से इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम में आते रहेगा। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो देखिए, स्थान का ट्रिक है आपका राधा बिना प्यार कहाँ। र से राजगिरी, ब से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कहाँ अर्थात कश्मीर। शासक का अगर ट्रिक याद करते हैं तो यहाँ पे होगा आपका शत्रु काल के शौक में इश्क। शत्रु से हो गया अजात शत्रु, काल से हो गया काला शौक, शौक से हो गया अशोक, इश्क हो गया कनिष्क। इसके नाम में इश्क छिपा हुआ है। और यदि इसके अध्यक्ष के बारे में ट्रिक बनाना चाहें तो इसमें होगा आपका कश्यप सब मोगली मित्र बन गया। तो कश्यप, महाकश्यप, सब कमीर, मोगली पुतिस, मोगली वसुमित्र मित्र। बन का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। अब इन बौद्ध संगति के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि हर बौद्ध संगति अर्थात 4 बौद्ध संगति हुआ था, इन सब में से प्रत्येक में क्या क्या उद्देश्य था। पहला बौद्ध संगति का उद्देश्य था कि इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक, यहाँ शुद्ध लिखा गया है, यहाँ सुत्त पिटक होगा, संकलित किया गया। दूसरा में जो है महासंघ को 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें देखिए दूसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें पहला इम्पोर्टेंट है विनय पिटक और सुत्त पिटक को पहला बौद्ध संगति का उद्देश्य माना गया। और तीसरा में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। और चौथा में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट सवाल, तो इस अनुसार से इसका सही उत्तर 46 नंबर का हो गया था। पहला बोला गया है तो महाकश्यप हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन ए। मुद्रा अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया? सही उत्तर है आपका 1949। इस अब तक जो है मुद्रा अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 1966 और 1991। अगर आप इसको याद इस तरह से रखेंगे तो सही से याद हो जाएगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय स्थिति बहुत ख़राब थी जिसके कारण मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। तो पहला तो आज़ादी के समय हो गया था। दूसरा 1966, इसमें भारत का जो युद्ध हो गया था चीन और पाकिस्तान के साथ, तो उस समय भी स्थिति बहुत गंभीर थी। तीसरा 1991 में, 91 में भी स्थिति बहुत ख़राब थी। तो इस बार इस तरह से 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। 1949 में अर्थात आज़ादी के समय में जानते हैं अपना रुपया का जो तुलना अगर करते हैं डॉलर से तो 1 रुपये का मान जो है $1 के बराबर था। और 1966 में 8 रुपये के बराबर था, $1 8 रुपये के बराबर होता था। और 1991 में 24 रुपये के बराबर था डॉलर, और आज जाके 79 रुपये जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो युवा नदी द्वारा होता है। नेक्स्ट, पंचायत निर्वाचन में चुनाव लड़ने उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज का जो संविधान के 21 अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद आपका जो है 73 में है। और नगर पालिका का कहा जाए तो 74 में नगर पालिका और 73 में पंचायती राज अर्थात ग्राम पंचायत। और 21 वर्ष आयु होना चाहिए था ग्राम पंचायत निर्वाचन चुनाव लड़ने के लिए। अब वोट देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में मिलता है। 25 वर्ष में आपको जो है लोकसभा की सदस्यता बनाया जा सकता है। जब आप 25 साल के होंगे तो लोकसभा सदस्यता ज्वाइन कर सकते हैं। 30 वर्ष जो है आपका राज्यसभा सदस्यता की आयु है, निम्न सीमा। नेक्स्ट, संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं।
कि महाभियोग तभी लगता है जब संसद में जो है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो है उस पर आरोप लगाते हैं, अर्थात अर्ध मतलब दोनों तरफ से लगाएंगे तभी वो महाभियोग संपन्न हो पाएगा। तो इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। नेक्स्ट बोला गया है कि उदार शक्ति जो है किन किन देशों के बीच हुआ है, हवाई अभ्यास की मेज़बानी की है। तो ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें भारत और मलेशिया का वायुसेना शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट 68वें फिल्म पुरस्कार जो है बेस्ट फीचर अवार्ड किसको मिला है? सही उत्तर है आपका सुर्राई पोट्टू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग करने के लिए कब्जे में लेने अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? देखें ये जो चारों वर्ड दिया गया है उच्चारण इंग्लिश वर्ड है। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त कर लेना। इसका अगर आप मीनिंग लिखना चाहें लिख लीजिए, इंग्लिश में बहुत काम आएगा। CONFISCATE, कॉन्फिस्केट जब्त कर लेना। कॉन्सेंट, CONSENT, कॉन्सेंट का अर्थ होता है सहमति, सहमति। एक और होता है कॉन्सेंट, CONCENT, इसमें देखिए सी लिखा हुआ है, इसमें एस था, सी वाला में होता है आपका एकाग्रता, ठीक है। कॉन्सेंट एकाग्रता, सी वाला में एकाग्रता। अब कंसिडरेशन के बारे में समझते हैं। कंसिडरेशन का अर्थ होता है विचार, CONSIDERATION, कंसिडरेशन का अर्थ होता है विचार। कन्वर्सन, कन्वर्सन का अर्थ होता है रूपांतरण, CONVERSION, रूपांतरण। नेक्स्ट वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा करता है तो उसको क्या कहते हैं? देखिए कंप्लेंट का अर्थ होता है शिकायत करना, ठीक है। कंप्लेनेंट का अर्थ होता है शिकायत करने वाला या शिकायत करता है। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, COMPLAINT, ये हुआ आपका कंप्लेंट, शिकायत। इसी में जब कंप्लेनेंट ANT लग जाता है, COMPLAINANT, इसमें देखिए टच पेन काम नहीं कर रहा है तो आप समझ के लिख लीजिएगा, COMPLAINANT, कंप्लेनेंट शिकायत करता है, ठीक है। अब कंसीलमेंट के बारे में बता देते हैं। कंसीलमेंट, कंसील का अर्थ होता है छिपाना, कंसीलमेंट का अर्थ हो जाएगा छिपाओ। जैसे आपको किसी चोर कोई भाग रहा है तो आप उसको छिपा घर में रख लिए या कोई कलम छिपा कर रख लिए तो उसको छिपाओ कहते हैं या छिपाना के अर्थ में लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोरोनर दिया गया है, कोरोनर का स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, CORONER, कोरोनर, CORONER, कोरोनर। कोरोनर का अर्थ होता है आपका मृत्यु समीक्षक। जब कोई मर जाता है तो उसका जो इंस्पेक्शन करने वाला अधिकारी होता है जो कोर्ट की तरफ से जाता है आदेश के आधार पर, तो उसको कहते हैं कोरोनर। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आपको बिहार सिविल कोर्ट में सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो तो आपको पूरा शुरू से अंत तक देखना ही पड़ेगा और आपको हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा और हो सके तो कॉपी में नोट डाउन भी करना पड़ेगा। देखिए इसमें बोला गया 56 नंबर सवाल में आपका चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए आपको हम इस चूना के बारे में आज आपको अच्छा से समझा देते हैं। इससे बनने वाला 6-7 सवाल है जो कि आपका हर कन्फ्यूजन दूर कर देगा और आप इससे बनने वाले हर सवाल को डिक्लियर कर लीजिएगा। देखिए पहले आप समझिए चूना, CaO को कहते हैं हम चूना। ये चूना जो है आपको परतदार चट्टान से हाई टेम्परेचर पर एक निश्चित समय तक गर्म करने से बनता है, ठीक है। जब इसी चूना को जल में मिला देते हैं तो हमारा CaOH बनता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो चूना है इस चूना को हम कली चूना कहते हैं या बिना बूझा चूना कहते हैं, ठीक है। जब इसमें पानी मिला देंगे तो इसको क्या कहेंगे? बुझा चूना।
जब पानी मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे, बुझा चूना। ऐसे भी आप बाज़ार से चूना खरीद के लाते होंगे दीपावली को समय में घर की सफ़ेदी के लिए, तो उसको क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं। जो आप बाज़ार से लाए वो आपका था कली चूना, उसमें गर्म पानी मिला दिए तो वो खदखदाता है और उससे टेम्परेचर निकलता है, उष्मा निकलती है। उसके बाद उसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो चूना प्राप्त होता है ठंडा होने के बाद उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो उसका उष्मा अब जो है शांत हो गया, टेम्परेचर निकल गया। तो AOH2 को कहेंगे क्या, बुझा चूना। ठीक है। और यहाँ आपको पता चल गया कि कली चूना और बिना बुझा चूना क्या है, बुझा चूना क्या है। अब इस चूना के बारे में समझ गए। अब आपका सवाल दिया गया है यहाँ पे, चूना के साथ जो है क्लोरीन मिलाया जा रहा है। तो चूना क्या है, CaO, इसमें Cl मिलाया जा रहा है, Cl2 मतलब क्लोरीन मिलाया जा रहा है। तो इसमें क्या बनेगा, CaOCl2। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। तो चूना में जब क्लोरीन मिला देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब बाकी सारे ऑप्शन के बारे में भी सीख लीजिए कि बेकिंग पाउडर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, धोवन सोडा क्या है। देखिए धोवन सोडा अर्थात कपड़ा धोने वाला, तो इसमें जो है आपका जल रहेगा। जैसे जल करेंगे मतलब देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी में देखिए जल है, 10 का जल का 10 अणु। धोवन सोडा का आपका जो रासायनिक फॉर्मूला हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको हम कहते हैं धोवन सोडा। धोवन सोडा का उपयोग कपड़ा साफ सफाई के लिए व्यंजन में किया जाता है। ठीक है। आप समझते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का रासायनिक जो सूत्र होता है आपका NaHCO3, ये आपका है बेकिंग पाउडर, जिसको कि हम कहते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का जो प्रयोग होता है या बेकिंग पाउडर का जो प्रयोग होता है लिट्टी डोसा इडली सब बनाने में होता है, क्योंकि उसमें क्या है, छोटा आकार के चीज़ को बड़ा करना होता है उसको। इसमें क्या होता है, CO2 बनता है, जिसके कारण वो फूलकर बड़ा हो जाता है। ये आपका 3 ऑप्शन क्लियर हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सीख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फॉर्मूला कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसका देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है जल में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल जो है आपका आधा है और जिप्सम में 2 गुना है जिप्सम। इसको याद रखिएगा। जैसे हड्डी वगैरह टूटता है या आप प्लास्टर करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो प्लास्टर सूखेगा तभी आपका हड्डी जो है सही जगह पे एडजस्ट होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में सूखने का मतलब क्या, जल कम हो जाएगा, सूख जाएगा। तो वहाँ पे जल का अणु क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिप्सम में क्या है, जल का अणु ज़्यादा है, वो उसमें गीला रहेगा। तो इस माध्यम से आप दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, आसानी से याद रख लेंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहते हैं, तो आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति के बारे में समझिए थोड़ा सा। कंपन करने वाले कोई भी वस्तु है 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करेगा उसी को हम आवृत्ति कहेंगे। विस्थापन जानिए क्या है। विस्थापन 2 स्थानों के बीच, मान लीजिए यहाँ पर 2 स्थान ले लिए, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ एक स्थान है, मान लीजिए पटना है और यहाँ पे दिल्ली है। तो पटना से दिल्ली मान लीजिए अगर बाय रोड जाते हैं तो कई तरह के रास्ते हैं, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी है, इधर से भी, बहुत का रास्ता है। तो इसको हम कहेंगे दूरी। तो दूरी में क्या होता है कि आप किसी भी माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन जब विस्थापन बोलेंगे तो इन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस मतलब सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे वायुयान जो है सबसे छोटी दूरी तय करती है ताकि जल्दी पहुंच जाए। तो वायुयान जब भी चलेगी तो वो विस्थापन के रूप में चलेगी, सबसे कम दूरी वाला जो रास्ता होगा उसी के अनुसार से चलेगी। और बाय रोड अगर जाएंगे तो कहीं नदी है, नाला है, पहाड़ है, तो इस अनुसार से टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ता है, तो उसको हम दूरी कहते हैं। एम्पलीट्यूड आयाम मतलब पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो पुरुष में देखिए एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। तो यहाँ तो एक्स नहीं लिखा है, एक्स और वाई, तो यही वाला हो जाएगा वाई वाला। तो 58 का डी हो जाएगा आंसर। अगर पूछ ले कितना टोटल गुणसूत्र होता है मनुष्यों में, तो 46, जिसको कि हम 23 जोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट, इथेनॉल का सूत्र क्या है, आपको हम सिखा देते हैं सूत्र बनाने के। सूत्र कैसे बनाते हैं देखें, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, METH, ठीक है। दो को कहते हैं ETH, तीन को कहते हैं प्रोप, PROP, प्रोप। चार को कहते हैं BUT, पाँच को कहते हैं पेंट, छः को कहते हैं हेक्स, HEX, ठीक। अगर ये एल्केन से सूत्र बन रहा है तो इसमें ANE जोड़ते चले जाते हैं, और इसमें जो है कार्बन की मात्रा 1 होती है और हाइड्रोजन की मात्रा कार्बन के मात्रा से दुगना प्लस 2 ज़्यादा। तो यहाँ देखिए कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन क्या होगा, इसका दुगना। तो दुगना कितना, 1 गुना 2 2, और उससे 2 ज़्यादा है तो 4 हो जाएगा। इथेन का क्या होगा, कार्बन क्या है 2 नंबर में है तो 2 कार्बन, तो इसमें क्या होगा 2 का दुगना 4 में 2 जोड़ेंगे 6। इसी तरह से प्रोपेन का क्या चलेगा, C3, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 गुना 2 6 और 2 एक्स्ट्रा 8। इसी तरह से आगे भी चलता जाएगा। ब्यूट का हो जाएगा C4H10, इसी तरह से चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया क्या, इथेनॉल का सूत्र बताना है। तो इथेनॉल का जो है सूत्र होगा, OL लगता है आखिरी में, तो OL का जो रासायनिक सूत्र होता है OH होता है, ठीक है। जब OH इसमें हम इंक्लूड करेंगे तो एक हाइड्रोजन घट जाएगा। तो इथेनॉल बोल रहा है, इथेनॉल आपका ये वाला टर्म है, इसमें एक हाइड्रोजन घटा देंगे। जहाँ C2H6 है तो H6 को एक घटा देंगे तो CH5 हो जाएगा, और उसके बगल में OH जोड़ देंगे। इसका जो 6 है हाइड्रोजन, इसको 5 बना देंगे। ये हमारा इथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। अगर इसी में पेंटोल का पूछता तो यहाँ से ले लेते, हेक्सनॉल का पूछता तो नीचे से ले लेते हैं। इसी तरह से आप सबका बना सकते थे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखिए पहले आप समझिए अपवर्तक और परावर्तक, अभी आप खुद आंसर कर लीजिएगा। पहले समझते हैं माध्यम। यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं, नीचे मान लीजिए जल है, ठीक है, और ऊपर हवा है, ये वाला पार्ट हवा है। तो हवा वाला पार्ट को क्या कहेंगे, विरल माध्यम। विरल मतलब कि इधर ठोस पार्ट कम है, जल वाला में ठोस पार्ट ज़्यादा है, तो इसको कहेंगे सघन, मतलब घना पार्ट है। जब प्रकाश मान लीजिए विरल माध्यम से आती है, ठीक है, मान लीजिए ये अभिलंब है आपका, ये पैरेलल लाइन है, ये मान लीजिए प्रकाश आया है यहाँ से, ये प्रकाश आया है, ये प्रकाश आ रहा है, तो ये फिर क्या करेगा, जब यहाँ पर पानी के अंदर जाएगा तो ये सीधा ना जाकर ये जो है इस तरह से टेढ़ा मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखिएगा कि मुड़ता किधर है, तो मुड़ता किधर है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, नीचे की ओर, ठीक है। मतलब ये विरल से गया सघन में इसको इसका गर्लफ्रेंड मिल गया, बस गर्लफ्रेंड से अटैच होने लगा, मतलब किनारे से मिल गया। अब देखिए ये जब लाइट अर्थात प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसको कहेंगे
अपवर्तन। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा, मतलब एंट्री लेगा, तो उसको कहेंगे अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है। जब यही प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ता और इधर से आता, तो ये इधर चला जाता ऊपर की ओर, इधर से आया इधर चला गया, तो इसको कहेंगे क्या? परावर्तन। कि जिधर से आया उसी रूट में चला गया किसी एंगल पर, जैसे इधर मान लिया जाए 60 के एंगल पर यहाँ पे आया और यहाँ 60 के एंगल पे चला गया, तो इसको कहेंगे परावर्तन। देखिए अपवर्तन में क्या हुआ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस गया, लेकिन परावर्तन में ये चीज़ नहीं होगा, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो अब देखिए इसका जो उत्तर आप ढूंढेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो यहाँ देखिए बोला गया है सघन माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश, तो यहाँ देखिए परावर्तक, ये तो होगा नहीं क्योंकि परावर्तन वाला नियम का फॉलो कर रहा है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। और आपतन कोण किस में बनता है? परावर्तन में बनता है, ये भी तो होगा नहीं कौन। यहाँ पे अपवर्तक सूचकांक हो जाएगा आंसर, क्योंकि यह अपवर्तन से संबंधित है। इसको जो है जब प्रकाश एंट्री लेता है उसको अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। तो इस अनुसार से आप ऑप्शन छांट सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए मैथ का सेक्शन आया है, तो मैथ बनाने से पहले हम कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। जिन बच्चों को मैथ नहीं पढ़ना हो तो स्किप कर सकता है, लेकिन मैथ में भी आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो कि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की ओर। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? देखिए कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन था? पास्कल था, ये तो होगा नहीं। प्रोसेसर अभी के कंप्यूटर में आ रहा है, और जब चार्ल्स बेबेज बनाया था उसमें शुरुआत में था तो प्रोसेसर आया था, वो ये तो होगा नहीं। अबेकस जो है चीन में आविष्कार किया गया था, जो कि काउंटिंग के लिए आविष्कार किया गया था, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके समय में जो यांत्रिक कंप्यूटर बना था उसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर है आईडीएन का फुल फॉर्म इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बोला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी डोस विंडोज लिनक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एमएस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन देता है, उसी तरह से विंडोज 10 विंडोज 9 11 16 ये सब क्या है? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। देखिए रैम इंटरनल में ही रहता है, वीडियो कार्ड भी अंदर ही रहता है, मदरबोर्ड भी, फ्लैश ड्राइव अंदर में नहीं रहता है, तो इसका इंटरनल पार्ट नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बोला गया है कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं है? जो हम बाहरी मेमोरी लगाते हैं वो अर्धचालक पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, बाहरी जो मेमोरी लगाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, URL क्या है? ये जो है इंटरनेट में प्रदर्शित वेब पेज है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Ctrl+V क्या करता है? पेस्ट का काम करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मतलब कौन सा इनपुट डिवाइस का व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? जैसे देखिए हम लोग बायोमेट्रिक कराते हैं एग्ज़ाम के समय में, तो वही आपका जो है योग्यता परीक्षण करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क पहचान, या फिर रेटिना का जो स्कैन करता है डिवाइस, उसको ही इनपुट योग्यता परीक्षण जैसे काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया इनपुट डिवाइस कौन सा है? देखिए प्रिंटर क्या करता है? पेज को प्रिंट करके बाहर निकाल देता है, तो ये आउटपुट हो गया। मॉनिटर पर जो भी डाटा है वो हमें दिखाता है कि जो काम हुआ है उसको बाहर करके दिखाता है, तो ये आउटपुट हो गया।
फ्लॉपी डिस्क भी आपका जो है आउटपुट डिवाइस है। स्टिक से हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। ये एक तरह जैसे आप गाड़ी में देखे होंगे, फोर व्हीलर वगैरह में गियर बदलने के लिए एक मुट्ठा लगा होता है, जिससे कि आप गाड़ी को आगे पीछे करते हैं, गियर चेंज करते हैं। जस्ट उसी टाइप का होता है। आपको हम इसका एक पिक्चर दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, इसमें बोला गया है 95 नंबर सवाल में 2016 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है Ctrl+Q, ऑप्शन डी। Alt+Tab का शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करना। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। 1995, 15 अगस्त, डी। नेक्स्ट, टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट देने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे लाने के लिए। इसमें देखें, सी वाला गलत है, बी सही है। इंडेंट देने के लिए जब आप एक टैब दबाएंगे तो थोड़ा सा 5 या 6 स्पेस जो है ऑटोमेटिक कर्सर आगे चला जाता है, उसी को इंडेंट कहते हैं, थोड़ा सा आगे चला जाना। कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए हाँ पीछे होने लगता है, तो इसका ए भी फॉलो करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे, बोला पहला व्यावसायिक वायरस कौन सा है। तो ब्रेन वायरस है। अगर इसी में पूछ दे कि पहला वायरस कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्रीपर। पहला वायरस कौन सा है, कंप्यूटर का पहला वायरस कौन सा है, क्रीपर। अब व्यावसायिक वायरस पूछे तो ब्रेन वायरस। नेक्स्ट, इसमें बोला गया टीसीपी और आईपी किसने बनाया। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसका जो फुल फॉर्म होता है टीसीपी का, होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें जब आप ऑनलाइन कुछ भी काम करते हैं देश विदेश, और इसमें वीडियोग्राफी का काम होता है, तो ये आपके नेट को तेज़ बनाए रखता है। तो टीसीपी और आईपी किसने बनाया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यह आपका जो है कंप्यूटर का सवाल समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे मैथ की ओर। देखिए, इसमें बोला गया है कि 2340 में बेचने बिक्री 10% की हानि होती है, 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना बेचना। आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, बना लीजिएगा। 2340 आपका क्या है, यहाँ विक्रय मूल्य है, और इस पर 10% हानि होती है, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य निकालने में क्या होगा, 90 नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। 10 उसके बाद बोला 15% लाभ कमाना है, तो इसमें 15% लाभ कमाना है, तो 115/100। इसको काट पीट मचा दीजिए, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। इसे आप काटेंगे तो 100 यहाँ से कट जाएगा, आप काट लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही है। इसका आंसर जो है बी आएगा। नेक्स्ट, इसमें जो है आपका बोला गया है कि एक तैराक स्थिर जल में चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में जाना है। यहाँ देखिए समय 45 मिनट दिया गया है, तो 45 यहाँ समय दे दिए, और चूंकि ये समय मिनट में थी तो घंटा में बदल दिए, 60 से भाग दे दिए। समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। कितना जा रहा है, 9 किलोमीटर, 9 बटे। अब देखिए धारा की दिशा में जा रहा है, तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा दोनों का, आदमी का भी और धारा का भी। तो धारा का दिया है, धारा का निकालना है, आदमी का दिया है 9, तो 9 + x हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 15 45, 15 चौके 60, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 4 3 12 में 9 घट जाएगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो आप आराम से बना लीजिएगा। 63 नंबर, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, तो 4 3 7 42, 7 49, 49 का 7 निकलेगा, 35 हो जाएगा। 35 को जब इसमें आप जोड़ेंगे तो 69, 13 हो जाएगा। 13 51 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो आप बना लीजिएगा 64 नंबर आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 65 भी बन जाएगा,
बोला गया है कि एलसीएम दिया है 1920, एचसीएफ दिया है 16 और दूसरी संख्या निकालना है, पहली दिया है। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 200 गुना मुँह से बटे पहली संख्या, अर्थात यहाँ पे आप ये काम करेंगे 1920 गुना 16 बटे 240 हो जाएगा। तो काटने के बाद आपका जो है ऑप्शन डी आएगा 128। नेक्स्ट 66 मिनट भी आसान सवाल है। औसत दिया है 22 वर्ष तीनों का, तो तीनों का योग कितने हो जाएगा? 22 दिया 66, यहाँ 66 हो गया आपका। बीसी का योग औसत कितना है? 25, तो योग निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2 से गुना हो जाएगा 25 में, तो 50 हो जाएगा। जब बीसी का दे दिया तो ए का कितना हो जाएगा? घटा देंगे, 66 में 50 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद बोला ए का जो है 9 वर्ष बाद बताना आयु, तो 16 उधर आया था, 9 वर्ष इधर जोड़ देंगे, तो 16 9 25 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ये भी आराम से बना लीजिएगा। पी क्यू क्या बोला? व्यास है और केंद्र है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है। यहाँ पे आर जो बोला है वृत्त पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे आर में बोला गया है कि आर पी ओ 39 डिग्री है, आर पी ओ 39 डिग्री। आपको पता है कि अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, ये 39 है, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा? आराम से निकाल लीजिएगा, 51 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट ये आराम से बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 68 में 69 में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, जो नया लड़का होगा उसको थोड़ा सा उस सावधानी परेशानी हो सकती है, इसको कैसे बनाते हैं पर पूर्णांक में है। तो देखिए एकदम बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए इतना परसेंट अधिक, इसको आप तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे? इसको इस तरह से तोड़िए, 1199 आया 100, यहाँ आप 100 लिख दीजिए, नीचे में 11 लिख दीजिए। परसेंटेज के बदले क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 100 कट गया, क्या बचा आपका? 1/11 बचा, ठीक है। अब देखिए 1/11, तो मीना क्या है? जो जिसके नज़दीक होता है वो नीचे वाला होता है, तो मीना हो गया आपका 11। और रीचा की आय ऊपर वाला होता है, यहाँ बोला अधिक है, तो रीचा कितना हो गया? 11 से 1 अधिक तो 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका रीचा हो गया, यहाँ पे मीना हो गया, तो मीना आया था 11 लिख दिया, रीचा कितना है? 1 ज़्यादा तो 12। अब क्या बन गया सवाल? तो बोला मीना की आय रीचा की आय से कितना कम है? तो 1 कम है, तो 1 बटा, अब देखिए से किस में लगा हुआ है? रीचा की आय में, तो रीचा वाला नीचे आ जाएगा, से जिसमें लगा होगा वही नीचे जाता है, तो से रीचा में है, तो रीचा में कौन है? 12 है। 12 1/12 गुना 100% निकाल दीजिए, 12 96 400, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और ब्याज जो है आपका वार्षिक संयोजित होता है, आराम से निकल जाएगा। 5% है, तो 5% को आप तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5/100, काटेंगे तो नीचे आएगा 20, ऊपर में 1। तो पहले साल में 20 था, ब्याज लगाते 21 हो गया, तो 2 साल पर है, तो 2 बार लिख दीजिए इसको गुना कीजिए, 21 गुना 21 4 4 1 1 441, 20 गुना 20 400, ब्याज निकलेगा कितना हो जाएगा? 400 को 441 में घटाएंगे तो आपका ब्याज हो जाएगा आपका 41। अब देखिए मूलधन है यहाँ 400 है, यहाँ पर दिया है 8000, तो 8000 पूर्णे में 400 में कितने गुना किया है? 20 गुना, तो 20 को अब जब ब्याज निकालेंगे तो 20 गुना 41 कर दीजिए, तो 82 420 हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ये तो आराम से बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है। ये भी बन जाना चाहिए, वैसे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान दिया है a sin थीटा, यहाँ पे जब आप x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a² sin स्क्वायर थीटा, a² कट जाएगा। उसी तरह से y में रखेंगे b tan थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो b भी कट जाएगा, तो 1/tan स्क्वायर थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इतना का मान कितना होता है? 1, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये तो आसान सवाल है, ये आप बना लीजिएगा। इतना क्या हो जाएगा? 3 का क्यू जोड़ 4 का क्यू 5 का क्यू, ये आपका क्यू में निकलेगा 3 में, चूँकि घन है, जब भुजा निकालेंगे तो रूट क्यू का हो जाएगा वर्गमूल,
इसको घनमूल कहेंगे, वर्गमूल नहीं। घनमूल निकाल लेंगे, जोड़ के निकाल लीजिएगा। देखिए 74 नंबर सवाल में थोड़ा हिंट दे देते हैं आपको। x माइनस 1/x का मान निकालना है। इसमें क्या करिएगा, ये वाला जो x के साथ x है इसको नीचे ले आइएगा, तो क्या बचेगा, जब x नीचे लाइएगा इसके भी नीचे x, तो x कट जाएगा, तो क्या आपको बचेगा, x + 1/x बराबर 2। अब देखिए x का अगर मान अपने मन से 1 रखते हैं तो समीकरण ये संतुष्ट हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी मान रख दीजिए x का जगह 1, तो 1 - 1/1 क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए x का मान दिया है 2, y का मान 3, यहाँ पे मान रख के हल कर लीजिए। आपका ये मैथ भी ख़त्म हो गया। रीजनिंग में देख लीजिए 1-2 सवाल, रीजनिंग तो आप बना ही लेंगे आसानी से। यहाँ देखिए CH फीवर, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, मतलब हैज को बताना था। हैज कहाँ है, हैज ढूंढिए। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हैज है। अब ये हैज में इस वाले में खोजिए कि कौन सा मैच कर रहा है, और इस हैज वाले को इसमें खोजिए कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ देखिए पहला वाला में का मैच कर रहा है, ये वाला यहाँ भी का मैच कर रहा था, मतलब हैज इस दोनों में था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी का यहाँ भी मैच कर रहा था। हैज के लिए सही उत्तर क्या आ जाएगा, का हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह से जो है आप रीजनिंग के भी सवाल को एक बगल से देख लीजिए। वैसा अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर संख्या बताइएगा, अगली वीडियो में आपको हम रीजनिंग भी बता देंगे। वैसे सिविल कोर्ट में रीजनिंग और मैथ का उतना पैटर्न कठिन नहीं है, आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप आराम से बना लीजिएगा। वैसा जो सवाल कठिन मिलेगा आपको हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे। तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट सेकंड भी ख़त्म होगा। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप मेरे वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़रूर शेयर भी कर दें, बेल आइकन घंटी बजा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस प्रैक्टिस सेट को रेगुलर बनाते रहिए। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।